एमएससी मैथ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर 4 यूनिट सेकंड की थर्ड थ्योरम देखिए, लियोविल्स थ्योरम। लियोविल्स थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, इसको प्रूव करते हैं। इसके पहले दो मोरेरा थ्योरम और कॉची इनइक्वालिटी प्रूव कर चुके हैं सेकंड यूनिट की। अब यहाँ पे देखिए लियोविल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ लियोविल्स थ्योरम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एमएससी मैथ 4 सेम फर्स्ट सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ लियोविल्स थ्योरम, LIOUVILLES लियोविल्स थ्योरम, लियोविल्स LIOUVILLES, ठीक है। इसमें लियोविल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए इसका स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे इसको जानने की स्टेटमेंट में ज़रूरत पड़ेगी। एक इंटायर फंक्शन या इंटीग्रल फंक्शन। इंटायर फंक्शन क्या होता है, जो जेड प्लेन के ईच पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटायर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे और एक ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मान लो इंटायर फंक्शन क्या है, ठीक है, जो जेड प्लेन के ईच पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक हो तो उसको क्या बोलेंगे, इंटायर फंक्शन बोलेंगे, या इंटीग्रल फंक्शन भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। जैसे मान लो कोई एफ जेड एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये मान लो एफ जेड इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पे जेड के स्थान पे 3 रखोगे तब भी 7 आएगा, जेड के स्थान पे 4 रखोगे तब भी 7 आएगा, जेड के स्थान पे 5 रखोगे तब भी 7 आएगा, जेड के स्थान पे Z1 रखोगे तब भी 7 आएगा, जेड के स्थान पे Z2 रखोगे तब भी 7 आएगा। ऐसी कंडीशन में चाहे एफ Z1 माइनस एफ Z2 निकालोगे तो क्या आएगा, 7 माइनस 7 तो 0, चाहे एफ Z2 माइनस एफ Z1 निकालोगे तब भी 7 माइनस 7 तो 0। तो यदि एफ Z2 माइनस एफ Z1 इज इक्वल टू 0 दिखा दिए, या ये दिखा दिए कि एफ Z1 माइनस एफ Z2 इज इक्वल टू 0 दिखा दिए, तो इसका अर्थ ये होगा कि फंक्शन जो एफ जेड है वे क्या है, कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा, ठीक है ना। तो ये और ये जानना। और यहाँ पे कोई एक आता है बाउंडेड फंक्शन। तो बाउंडेड फंक्शन किसे कहेंगे, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू है क्या, x अपान x प्लस 1, तो यहाँ s की वैल्यू मान लो 1 रखते हैं तो क्या होगा, 1 अपान 1 प्लस 1, तो 1 अपान 2 रख दिए तो क्या आएगा, 2 अपान 2 प्लस 1, तो क्या होगा 2 अपान 3, तो यहाँ पे 3 रख दिए तो क्या आएगा 3 अपान 3 प्लस 1, तो इसका मतलब 3 अपान 4, यदि 10 रख दिए तो 10 अपान 10 प्लस 1, यानी 10 अपान 11, ठीक है। ये भी मान लो या 100 रख दिए तो क्या होगा 100 अपान 100 प्लस 1 तो 101, तो इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। तो इसमें देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी फंक्शन की हर एक वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच कंटेन है कि नहीं है। तो 0 और 1 दो वास्तविक संख्याएं ऐसी मिल रही हैं जिसके बीच इसकी ईच वैल्यू मिल रही है, तो ये फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इस फंक्शन को बाउंडेड फंक्शन। या कि दूसरा एग्जाम्पल लेना हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू यदि कास एक्स है, तो कास एक्स की वैल्यू किसके किसके बीच होती है, -1 और 1 के बीच होती है कि नहीं होती, कास एक्स है, ठीक है। तो दो रियल नंबर इस प्रकार से मिल रही हैं कि जिनके बीच फंक्शन की पूरी वैल्यू है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। तो जब कास एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच है तो इसको हम लिख सकते हैं कास एक्स का मॉड इज लेस देन आर इक्वल 1। तो यदि कहीं पे लिखा है एफ एक्स का मॉड इज लेस देन एम, तो समझ जाओ कि एम क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है, क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे कास एक्स है, कास एक्स का जो मॉड है वो लेस देन आर इक्वल 1 है, तो इसकी वैल्यू -1 के बीच है, इसलिए एफ एक्स क्या है, एक कास एक्स क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है। इसी प्रकार एफ एक्स का मॉड इज लेस देन आर इक्वल एम है, तो एफ एक्स भी क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। यदि हम किसी तरह से ये दिखाने में कामयाब हो गए, क्या दिखाने में, कि यहाँ एफ जेड1 माइनस जब जेड इज इक्वल टू 0 दिखाने में कामयाब हुए, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि फंक्शन एफ जेड क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। इंटीग्रल फंक्शन किसे कहते हैं, जो जेड प्लेन के ईच पॉइंट पर फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल फंक्शन या इंटायर फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इन शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी इसके स्टेटमेंट में, इसलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस किए, ठीक है। अब इसका देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखिए,
इसका स्टेटमेंट ये है, इफ़ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, इफ़ एफ जेड इज एन एनालिटिक, इज एन इंटीग्रल फंक्शन या इंटायर फंक्शन, इंटीग्रल फंक्शन, और इसी को इंटायर भी बोलते हैं, इंटायर फंक्शन जो जेड प्लेन के ईच पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक हो, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फंक्शन या इंटायर फंक्शन कहते हैं। ठीक है। सेटिस्फाइंग दी इनइक्वलिटी, कौन सी इनइक्वलिटी, एफ जेड का मॉड इज लेस देन आर इक्वल एम, दैट इज फंक्शन एफ जेड इज, दैट इज, इसका अर्थ क्या हुआ, दैट इज एफ जेड इज बाउंडेड फंक्शन। ठीक है। एफ जेड क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है। एफ जेड क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। अब तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन एफ जेड को क्या प्रूव करना है, तो वह फंक्शन एफ जेड क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे बाउंडेड फंक्शन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड, यहाँ पे वेयर एम इज क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, देन ऐसी कंडीशन में प्रूव करना है कि देन एफ जेड इज ए कांस्टेंट फंक्शन, ये आपको प्रूव करना है। एफ जेड क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है। इसको कांस्टेंट फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, लिखो, ये तो स्टेटमेंट हुआ, गिवन लिखो, गिवन, तो गिवन में क्या लिखोगे, एफ जेड इज एन इंटीग्रल फंक्शन एंड this function satisfying the inequality कौन सी इनइक्वलिटी, मॉड ऑफ एफ जेड का मॉड इज लेस देन एम। ठीक है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है। तो टू प्रूफ, तो आपको सिद्ध क्या करना है, टू प्रूफ फंक्शन एफ जेड इज ए कांस्टेंट फंक्शन, ये प्रूव करना है आपको। एफ जेड को क्या प्रूव करना है, कांस्टेंट फंक्शन प्रूव करना है। तो कांस्टेंट फंक्शन प्रूव करने के लिए इसका देखिए प्रूफ उत्पत्ति। ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए सपोज Z1 और Z2, एक हम सर्किल बनाते हैं इस प्रकार से, और इसमें एक सर्किल बनाते हैं इस प्रकार से, सपोज Z1 एंड Z2, सपोज Z1 एंड Z2 आर एनी 2 पॉइंट इन, आर एनी 2
पॉइंट इन जेड प्लेन with Z1 as center with Z1 as center and radius R and radius small r, draw a circle gamma, draw a circle, इस सर्किल का नाम हम क्या रख लेते हैं, गामा। Z1 को सेंटर मानकर, ठीक है, इसको Z1 को हम पे क्या मान लेंगे, Z1 और Z2, यहाँ पे Z प्लेन में 2 पॉइंट हैं Z1 और Z2, और Z1 को सेंटर मानकर R रेडियस मान करके और एक हम सर्किल गामा खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, सर्किल गामा। Z1 को सेंटर मान के उसको रेडियस, ठीक है, और इस रेडियस Z1 और Z2 की जो बीच की डिस्टेंस है वह रेडियस के हाफ से भी कम है, लेकिन R पर्याप्त बड़ा है, बड़ा से बड़ा है, ठीक है। तो वही क्या है, सर्किल गामा। हुज इक्वेशन, इस सर्किल का इक्वेशन क्या है, हुज इक्वेशन, सर्किल का इक्वेशन क्या है, Z माइनस Z1 का मॉड इज इक्वल टू R। एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर क्या हो, Z1 पर हो, रेडियस R हो, तो उस सर्किल की इक्वेशन हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कैसे लिखते हैं, Z माइनस Z1 का मॉड इज इक्वल टू R। ये हो गया इस सर्किल का इक्वेशन। टेक R, टेकिंग R सफिशिएंटली लार्ज, टेक R पर्याप्त बड़ा है, sufficiently large, so that कंडीशन क्या लगी हुई है कि Z2 लाइज इनसाइड गामा, Z2 लाइज इन साइड गामा, ठीक है। रेडियस पर्याप्त बड़ा तो है, लेकिन Z2 सर्किल के अंदर है, और Z1 से Z2 के बीच की जो डिस्टेंस है उस सर्किल के रेडियस के आधे से भी कम है, रेडियस के आधे से भी कम है, ठीक है। एंड Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस जो होगी, Z2 माइनस Z1 के बीच की जो डिस्टेंस है वे क्या है, रेडियस के हाफ से भी कम है। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, इसकी रेडियस पर्याप्त बड़ी तो है और Z2 और Z1 सर्किल के अंदर हैं, ये ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी हो गई कि यहाँ पे Z2 सर्किल के बाहर है, ठीक है। और Z1 से Z2 के बीच की जो डिस्टेंस निकालेंगे तो वे वाली डिस्टेंस इस सर्किल के रेडियस के आधे से भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम बाई कॉसी इंटीग्रल फार्मूला वी है, बाई कॉसी इंटीग्रल फार्मूला वी हैव। कॉसी इंटीग्रल फार्मूला से क्या होता है, ये होता है, आप पढ़ चुके हो कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पीछे बताए गए हैं फर्स्ट यूनिट में। तो यहाँ पे कॉसी इंटीग्रल फार्मूला से क्या होगा, एफ Z1 इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सर्किल, यहाँ क्लोज कंटूर का काम सर्किल गामा कर रहा है, तो एफ जेड अपान क्या लिखेंगे, Z माइनस Z1, ये होगा dz, ठीक है। एफ Z2 इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस इंटीग्रल फार्मूला से 1/2 पाई आयोटा, और क्लोज कंटूर C के स्थान पे सर्किल गामा काम कर रहा है, एफ जेड अपान Z माइनस Z2, ये क्या होगा dz। तो नाउ अब इस पर विचार करते हैं, एफ Z2 माइनस एफ Z1 पर विचार करते हैं। तो एफ Z2 की वैल्यू आपको पता है, तो 1/2 पाई आयोटा सर्किल ये गामा, एफ जेड अपान क्या लिखेंगे, Z माइनस Z2, ये dz माइनस 1/2 पाई आयोटा, ये सर्किल गामा, ये क्या लिख देंगे, एफ जेड अपान Z माइनस Z1, ये क्या होगा dz। तो 1/2 पाई आयोटा क्या है, दोनों में है, तो उससे 1/2 पाई आयोटा कॉमन ले लेते हैं, और दोनों से एफ जेड भी दोनों में कॉमन है। इसको लिखेंगे कैसे, 1/2 पाई आयोटा लिखेंगे,
और इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख देंगे, एफ जेड कॉमन दोनों से ले लेंगे तो एफ जेड बाहर होगा, इस सर्किल गामा रहेगा तो एफ जेड ये क्या आएगा 1/z माइनस Z2 माइनस 1/z माइनस Z1 ऐसे ये क्या होगा dz। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 1/2 पाई आयोटा होगा, ये सर्किल गामा होगा, ये एफ जेड आएगा। इसको एलसीएम जब लेंगे एलसीएम इसका क्या होगा z माइनस Z1, ये क्या होगा z माइनस Z2। तो इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो ये बचेगा। इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा z माइनस Z1 और माइनस यहाँ क्या बचेगा z माइनस Z2 और z माइनस Z2 बचेगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे dz। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं 1/2 पाई आयोटा, ये हो सर्किल गामा, ये होगा एफ जेड, इसमें क्या होगा ब्रैकेट खोलते हैं तो z माइनस Z1 होगा और इसको z माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस z और प्लस क्या होगा Z2, ये लिखेंगे क्या z माइनस Z1 और ये क्या होगा z माइनस Z2 और ये होगा dz और ये z और z कट गया। ठीक है ना, तो Z2 माइनस Z1 बचा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिखते हैं, हो सकता है नीचे दिखता ना हो, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसी को एफ Z2 माइनस एफ Z1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 पाई आयोटा और इंटीग्रेशन ऑफ सर्किल गामा, ये क्या होगा एफ जेड और ये क्या लिखोगे Z2 माइनस Z1 और ये क्या आएगा z माइनस Z1 और ये क्या होगा z माइनस Z2 और ये क्या होगा dz। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे आगे, दोनों पक्षों का हम ये मान लेते हैं कि इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट है। अब इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड का हम क्या लेते हैं मॉडुलस लेते हैं, पर मॉडुलस लेने से पहले थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आपको पता है इस बात का, सिंस z माइनस Z1 इज इक्वल टू z माइनस Z1 का मॉड इज इक्वल टू क्या पता है आपको r, तो z माइनस Z2 को क्या लिख सकते हैं, z माइनस Z2 के मॉड पर विचार करते हैं तो इसी को लिख सकते हैं z माइनस Z1 यहाँ पे घटा दिए तो Z1 जोड़ दिए और ये क्या हुआ फिर से Z2 ला दिए हूबहू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसी को क्या लिख सकते हैं z माइनस Z1 और इसको लिख सकते हैं माइनस Z2 प्लस Z1, ऐसे z माइनस Z1 माइनस कॉमन ले लिए तो Z2 माइनस Z1 आ गया। ठीक है, मॉड इसी को लिख सकते हैं क्या z माइनस Z1 और ये हो गया माइनस Z2 माइनस Z1 ऐसे। अब जब प्लस रहता तो लेस देन आर इक्वल हो जाता है, लेकिन यहाँ माइनस है ना, जैसे मान लो a प्लस b होता Z1 प्लस Z2 है, ऐसे है Z1 प्लस Z2 का मॉड है तो लेस देन आर इक्वल होता है Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। लेकिन यदि Z1 माइनस Z2 और इसका मॉड लगा दिए तो क्या होगा ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 और माइनस मॉड ऑफ Z2। ठीक है, तो ये माइनस लगा हुआ है तो इसमें अलग अलग मॉड करेंगे तो क्या होगा ग्रेटर देन आर इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या लिख दें z माइनस Z1 और माइनस Z2 माइनस Z1 का मॉड। और z माइनस Z1 आपको पहले से पता है, z माइनस Z1 क्या है r। ठीक है, और ये माइनस क्या लिख दोगे 1/2 r, तो r से 1/r तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं, ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हो z माइनस Z2 का मॉड, तो z माइनस Z2 का जो मॉड है तो ग्रेटर देन r से 1/2 r निकला तो क्या बचा 1/2 r बचा 1/2 r। ठीक है, तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड का मॉडुलस लेते हैं तो एफ Z2 माइनस एफ Z1 का मॉड। ठीक है,
इधर भी 1/2 पाई आयोटा, 1/2 पाई आयोटा, ये सर्किल गामा, ये क्या है एफ जेड, ठीक है। ये क्या होगा Z2 माइनस Z1 अपान Z माइनस Z1, ये क्या होगा Z माइनस Z2, ये होगा dz। अब इसका मॉड ले लिए, ठीक है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम ये लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पे एफ Z2 माइनस एफ Z1 का मॉड इज लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, अलग अलग मॉड लगाते हैं सब में, तो क्या होगा Z2 माइनस Z1, ठीक है, Z2 माइनस Z1, तो ये होगा 1 अपान, ये होगा 2 पाई आयोटा का मॉड और सर्किल गामा, ये क्या लिखेंगे एफ जेड, फंक्शन एफ जेड का मॉड, फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे मॉड Z2 माइनस Z1 का मॉड, ठीक है। और ये क्या होगा Z माइनस Z1 का मॉड, और ये क्या होगा Z माइनस Z2 का मॉड, और ये dz का मॉड, सबका अलग अलग मॉड की तो लेस देन आर इक्वल हो गया, ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं मॉड एफ Z2 माइनस एफ Z1 का मॉड इज लेस देन, ये क्या जानते 2 पाई आयोटा है ना, तो 2 पाई आयोटा का मॉड का मतलब ये होता है कि 0 + 2 पाई आयोटा का मॉड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुई, तो आप a प्लस आयोटा b का मॉड जब निकालते हो तो फार्मूला आपको पता है 11वीं क्लास में पढ़े थे, a² + b², तो ये क्या होगा इस फार्मूले से √0 का स्क्वायर और 2 पाई का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, इसका वर्गमूल क्या होगा 2 पाई, इसका मॉड करें तो सिर्फ 2 पाई आ जाएगा, है ना, आयोटा हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दें 1/2 पाई, फिर सर्किल ये गामा, मॉड ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल 1 है, क्वेश्चन में दिया ही है कि एफ जेड फंक्शन क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, लेस देन आर इक्वल m, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसके स्थान पे बड़ी राशि यहाँ पे लिख दिए क्या m, ठीक है। Z2 माइनस Z1 की वैल्यू निकाले हैं, तो Z2 माइनस Z1 की वैल्यू क्या निकाले हैं आप, Z2 माइनस Z1 की वैल्यू सीधे अभी उतार लो, नहीं पता है तो यहाँ पे लिख दो मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 ऐसे, और ये dz का मॉड, ठीक है। अब Z माइनस Z1 तो R आपको पता है, और ये क्या है 1/2 R, 1/2 R। अब क्या लिख सकते हैं इसी को, m को बाहर निकाल लो, Z2 माइनस Z1 को बाहर निकाल लो, तो ये क्या आएगा एफ Z2 माइनस एफ Z1 का मॉड इज लेस देन, m को बाहर निकाल लिए, Z2 माइनस Z1 को बाहर निकाल लिए, 2 पाई को बाहर निकाल लिए, और क्या हुआ 1/2 R² को बाहर निकाल लिए, इधर बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ सर्किल गामा मॉड ऑफ dz, ये आ गया। इसका मतलब होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल वेयर इंटीग्रेशन ऑफ गामा dz, और यहाँ पे इसकी मीनिंग होता है सरकमफ्रेंस, FERENCE, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल गामा, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल गामा क्या होता है 2 पाई r होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है 10वीं क्लास में पढ़े थे 2 पाई r, 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़े थे 2 पाई r होता है, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं एफ Z2 माइनस एफ Z1 का मॉड इज लेस देन, और यहाँ पे क्या लिख दोगे कैपिटल M Z2 माइनस Z1 का मॉड अपान, ये होगा 2 पाई 1/2 R² है, तो इसको R × R लिख दिए, और इसके स्थान पे लिख दिए 2 पाई R, तो 2 पाई से ये 2 पाई कट गया, एक R से एक R कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसी को मॉड ऑफ एफ Z2 माइनस एफ Z1 का मॉड इज लेस देन आर इक्वल, ये 2 ऊपर चला गया तो क्या आ गया 2m Z2 माइनस Z1 अपान R बचा। अब R क्या है पर्याप्त बड़ा है, R क्या है बहुत बड़ा है,
तो इसको हम r को क्या मान सकते हैं, r टेंड टू इन्फिनिटी। तो जब r का मान इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होगा तो किसी संख्या में इन्फिनिटी का भाग तक क्या आएगा, उसका मान 0। तो ये पूरा मान किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख देंगे एफ Z2 माइनस एफ Z1 का मॉड जो होगा वे अग्रसर होगा किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर। ठीक है, क्योंकि r का मान पर्याप्त बड़ा है। तो जब r का मान पर्याप्त बड़ा है तो इसको इन्फिनिटी के तुल्य मान सकते हैं। जब इन्फिनिटी के तुल्य मान सकते हैं तो किसी संख्या में जब इन्फिनिटी का भाग होता तो शून्य आता है। तो यहाँ पे 1/∞ तो 0 आएगा, इसका मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ Z2 माइनस एफ Z1 का मॉड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आप जानते हो कि मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू जब 0 है तो Z इज इक्वल टू भी 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ Z2 माइनस एफ Z1 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो Z2 पर फंक्शन की वैल्यू और Z1 पर फंक्शन की वैल्यू समान रही होगी, और जब समान रही होगी तभी दोनों का अंतर 0 आएगा। तो समान तभी होगा जब फंक्शन fz क्या रहेगा, जैसे मान लो fz क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन है, fz बराबर मान लो 2z है, तो z के स्थान पे 3 रखोगे तो 2 गुणे 3 ना हो जाएगा, या फिर यहाँ 4 रखोगे तो क्या होगा, 2 गुणे 4 होगा। तो 2 तिहाई 6 आया, यहाँ पे 4 दूना क्या आ गया, 8 आ गया। तो जब हम f4 माइनस f3 करेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 6 बराबर 2 आ जाएगा, शून्य नहीं आएगा। लेकिन यदि fz बराबर क्या है, 17 है, तो z के स्थान पे हम 3 रखेंगे तब भी क्या आएगा, 17 रहेगा, और fz के स्थान पे 4 रखेंगे तब भी 17 रहेगा। तो f4 से f3 को घटाओगे तो क्या आएगा, 17 माइनस 17 रहेगा, तो शून्य नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे fz2 माइनस fz1 बराबर 0 है, इसका मतलब फंक्शन fz क्या रहा होगा, कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा। क्या रहा होगा, कांस्टेंट फंक्शन। इट मीन्स fz इज ए कांस्टेंट फंक्शन, इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो ये प्रूफ हुआ। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।